हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है एड्स, दैट इज रिलेटेड टू ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ओके, क्लास 12th। तो एड्स में सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, आफ्टर दैट मेथड ऑफ ट्रांसमिशन, दैट इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन, देन इम्यूनोडेफिशिएंट, दैट इज प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी एंड सेकेंडरी इम्यूनोडेफिशिएंसी, after that syndrome, that is group of symptoms, then structure of HIV, उसके बाद structure of HIV, then mechanism of infection, कि किस तरीक़ा से HIV बॉडी के अंदर एंटर करेगा और कौन सी सेल को सिलेक्ट कर रहा है। ओके, एंड लास्ट में ट्रीटमेंट। ओके, तो अगर हम एड्स की बात करें तो एड्स एक काफ़ी फियरफुल, काफ़ी डरावना, काफ़ी घातक एंड डेंजर डिजीज है, क्योंकि एड्स के नाम से ही लोग डर जाते हैं। ओके, तो एड्स के नाम से ही लोग डर जाते हैं। रीज़न क्या है? तो रीज़न है ये क्या है, क्यूरेबल नहीं है। तो ये ध्यान में रखना है कि ये क्या है, नॉट क्यूरेबल। नॉट क्यूरेबल मीन्स यह ठीक नहीं होगा। अगर एक बार HIV का इन्फेक्शन हुआ है, वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, तो उस कंडीशन में अकॉर्डिंग टू NCERT 5 to 10 ईयर्स, यानी कि 5 साल के बाद सिम्टम्स आना स्टार्ट होगा। इनिशियल सिम्टम्स होगा वह माइल्ड सिम्टम्स है। ओके, एंड आफ्टर दैट फुल ब्लोन एड्स। इनिशियल सिम्टम्स होगा वो कैसा है, माइल्ड सिम्टम्स है, एड्स रिलेटेड सिम्टम्स होगा जो आगे पढ़ेंगे। एंड उसके बाद फुल ब्लोन एड्स। फुल ब्लोन एड्स में दैट इज अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होगा, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, प्रोटोजोवन इन्फेक्शन एंड वायरल इन्फेक्शन। ओके, तो यह देखने को मिलेगा एंड फाइनली अल्टीमेटली उस पर्सन की मौत हो जाएगी, डेथ होना तय है। ओके, तो उसका डेथ होना तय है। तो इसीलिए यह क्या है, काफ़ी फियरफुल, डेंजर, एक घातक बीमारी है। ठीक, तो अगर हम बात करें एड्स की, तो एड्स से सबसे पहले ह्यूमन पॉपुलेशन में एंट्री कैसे लिया, तो एंट्री ऑफ HIV। तो HIV का एंट्री हुआ इन ह्यूमन पॉपुलेशन इन 1960 ड्यू टू द ईटिंग ऑफ द चिंपैंजी इन अफ्रीकन ट्राइब्स। अफ्रीकन ट्राइब्स में अफ्रीकन लोग हैं, ये चिंपैंजी को खाया। चिंपैंजी के बॉडी में ऑलरेडी HIV प्रेजेंट है एंड उसे खाने के कारण हो सकता है कोई अच्छे तरीक़े से पकाया नहीं, या फिर मे बी अगर वो कच्चा ही खा गया, तो उस कंडीशन में HIV तभी बॉडी के अंदर एंट्री लेगा जब ब्लड का कांटेक्ट होगा। ओके, तो सपोज जो भी पर्सन इसे खाया होगा उसकी बकल कैविटी में या इसोफेगस में कहीं कट होगा, तो उस कंडीशन में ब्लड का कांटेक्ट हुआ, HIV को ब्लड से कांटेक्ट हुआ एंड फाइनली बॉडी के अंदर एंट्री लिया। ओके, एंड ये कह सकते हैं कि प्रीवियसली दैट इज 25 ईयर्स में, इन लास्ट 25 ईयर्स मोर देन 25 मिलियन पर्सन वेयर किल्ड बाई HIV। इस वायरस के द्वारा 25 मिलियन से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है HIV के कारण लास्ट 25 सालों में। ओके, तो अगर हम ये बात करें कि एड्स को सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया गया था USA में, इन USA इन 1981, और वह भी होमोसेक्सुअल मेल में। तो होमोसेक्सुअल मेल हॉस्पिटल गए, उसमें क्या देखने को मिला, निमोनिया। तो निमोनिया वह भी फंगस के कारण। नॉर्मली जो निमोनिया होता है यह होता है बैक्टीरिया के कारण, ह्यूमन में निमोनिया या बैक्टीरिया के कारण होगा, दैट इज डिप्लोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ठीक, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो ये सभी के कारण निमोनिया होता है, बैक्टीरिया के कारण निमोनिया होता है। बट किसी फंगस के कारण निमोनिया होना यह तभी इंडिकेट करेगा कि इस पर्सन का इम्यून सिस्टम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, कॉम्प्रोमाइज्ड है, वीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो ये इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तभी फंगल निमोनिया होगा। ओके, आगे पढ़ने भी नीमोसिस्टिक कारिनी, ये फंगस है और उसके द्वारा क्या हो रहा है, निमोनिया हो रहा है। तो बाद में पता चला कि नहीं, ये सभी किया कराया किसका है, तो एक वायरस का है, दैट इज HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। HIV के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, बट HIV के बारे में थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं कि HIV या किस टाइप की वायरस है, तो ये रेट्रो वायरस है, बिलोंग्स टू द RNA वायरस फैमिली
क्योंकि इसके जेनेटिक मटेरियल इसके पास होगा आरएनए, 2 डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। एंड इसकी जो सब फैमिली है दैट इज़ लेंटी वायरस फैमिली, मीन्स यह मल्टीप्लिकेशन काफ़ी स्लो मल्टीप्लिकेशन इसका होता है, तो इसीलिए बोल रहे हैं बिलोंग टू द लेंटी वायरस सब फैमिली ऑफ रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस मीन्स इसके पास जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, ट्रांसक्रिप्शन करके बनाएगा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, एंड ये जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है जाकर कहाँ पे लाइगेट होगा, तो यह जो मैक्रोफेज है, जो टी हेल्पर सेल्स है, तो उसकी जीनोम में जाकर इंटीग्रेट कराएगा अपनी एंजाइम्स की मदद से। यह सब कुछ अपने साथ लेकर चलेगा, सारी एंजाइम्स लेकर चलेगा। ये सील पे बहुत ही कम डिपेंडेंस रहता है। ओके, तो यह HIV है, दैट इज डिप्लोवायरस इसे बोलते हैं। डिप्लोवायरस मीन्स 2 सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हैं। रेट्रोवायरस बोलेंगे क्योंकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से डीएनए बनाएगा। ठीक, राइबोवायरस भी बोलते हैं क्योंकि इसके पास राइबोन्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल्स है। ओके, लेंटीवायरस बोलते हैं क्योंकि ये स्लो मल्टीप्लाइंग या स्लो एक्टिंग वायरस है। ठीक, तो अभी हमने बताया कि 1981 में सबसे पहले इस वायरस को रिकॉग्नाइज किया गया, वो भी होमोसेक्सुअल मेल। होमोसेक्सुअल मेल में होने का रीजन क्या है वो आगे बढ़ेंगे। ठीक, एंड अगर हम बात करें इंडिया, तो इंडिया में सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया गया 1986 चेन्नई। ओके, एंड सेक्सुअल वर्कर में, तो 1986 में इंडिया में इस वायरस को रिकॉग्नाइज किया गया, इस एड्स को रिकॉग्नाइज किया गया। ठीक, आपको ये भी कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि HIV इन्फेक्शन होना और एड्स होना दोनों पूरी तरीके से अलग है। ठीक, HIV इन्फेक्शन होना एंड एड्स होना दोनों अलग है। एड्स तभी बोलेंगे जब अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होना स्टार्ट होता है आफ्टर 5 to 10 ईयर्स, मिनिमम कम से कम 5 साल के बाद सिम्टम्स आना स्टार्ट होगा, तब बोलेंगे क्या है एड्स वाली कंडीशन है, तब डिजीज कंडीशन है। ओके, तो HIV इन्फेक्शन होना एंड एड्स होना दोनों अलग है। ठीक, तो इंडिया की बात किया जाए तो इंडिया में अभी करंटली जो डेटा आया है उसके अकॉर्डिंग 3.14 मिलियन पर्सन लिव्ड इन इंडिया दैट इज इन्फेक्टेड, दैट इज HIV इन्फेक्टेड या एड्स। ओके, तो अकॉर्डिंग टू नाको के अकॉर्डिंग नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसके अकॉर्डिंग इंडिया की अगर बात किया जाए तो इन इंडिया में 3.14 मिलियन पीपल दैट इज लिव्ड विद HIV या एड्स। तो HIV इन्फेक्शन अलग होगा एंड एड्स अलग बोल रहे हैं। एड्स कंडीशन कब बोलेंगे, जब अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो रहा है तो क्या बोलेंगे, एड्स बोलेंगे। ओके, तो हमें यह ध्यान में रखना है कि एड्स सबसे पहले कहाँ रिकॉग्नाइज किया, 1981 USA। ठीक, होमोसेक्सुअल मेल, और वो भी निमोनिया हो रखा था। उसके बाद हमने इंडिया के बारे में देखा। अब यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं इस टर्म का मतलब एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ओके, तो इसी से सारा कुछ एक्सप्लेन हो जाएगा। 50% हमारा इस टर्म से सिर्फ एक्सप्लेन हो जाता है। ठीक, तो सबसे पहले पढ़ रहे हैं एक्वायर के बारे में कि एक्वायर क्या है। तो देखो, डिजीज 2 टाइप्स का होता है। डिजीज के अगर आप पढ़े होगे तो डिजीज दैट इज ऑफ 2 टाइप्स, डिजीज दैट इज ऑफ 2 टाइप्स। एक होता है कॉन्जेनिटल डिजीज, congenital disease, okay, and another that is acquired disease। congenital disease and acquired disease। congenital कहने का मतलब है बाई बर्थ, जन्म से। ओके, तो जन्म से कैसे होगा, जेनेटिकल डिसऑर्डर के कारण। ओके, जीन में किसी प्रकार का कोई म्यूटेशन हो रखा है, या न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस चेंज हो गया है, या नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स ज़्यादा है या कम है, या कोई क्रोमोजोम्स है जिसमें क्या हो गया है वो डिलीट हो गया है। ठीक, तो कुछ पार्ट्स डिलीट हो गया है, या कुछ पार्ट्स कहीं यहाँ से कट कर कहीं और जाकर जुड़ गया है, तो ये सभी कंडीशन हो सकता है। तो कॉन्जेनिटल डिजीज ये बोल रहे हैं बाई बर्थ है, यह जन्म से है, मीन्स यह क्या है, जेनेटिकल डिसऑर्डर। तो कॉन्जेनिटल डिजीज दैट इज द जेनेटिकल डिजीज, जेनेटिकल डिसऑर्डर। फॉर एग्जांपल
आपने पढ़ा होगा, जैसे डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी ऑफ 21, एडवर्ड सिंड्रोम, ट्राइसोमी ऑफ 18, पटाऊ सिंड्रोम, दैट इज ट्राइसोमी ऑफ 13, ओके, क्राइडू-कैट सिंड्रोम। ठीक, यहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि जो 5th नंबर की क्रोमोजोम है उसमें शॉर्ट आर्म क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। तो क्राइडू-कैट सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, यह सभी के सभी कौन से डिजीज है, तो यह है कॉन्जेनिटल डिजीज, ओके, जेनेटिकल डिजीज। बट एक्वायर्ड डिजीज क्या होता है, हम अपने लाइफ टाइम यानी कि जन्म के बाद या कह सकते हैं जन्म से पहले भी, जन्म से पहले यानी कि अगर मदर इन्फेक्टेड है तो बच्चे भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। ठीक, तो यह एक्वायर किया गया है। तो मदर इन्फेक्टेड है तो बहुत सारे, जैसे कि HIV वायरस है, रूबेला वायरस है, ठीक, और बहुत सारे वायरस होता है जो प्लेसेंटा से क्रॉस करके मदर्स की यानी कि बच्चे की बॉडी में चला जाएगा। ठीक, तो यह कह सकते हैं एक्वायर मीन्स वह अपने लाइफ टाइम एक्वायर किया है। वह जन्म से पहले भी हो सकता है, मीन्स मदर इन्फेक्टेड तो बच्चे भी इन्फेक्टेड होगा क्योंकि वह पैथोजेंस, वह वायरस, ठीक, वो किसे क्रॉस कर चुका है, प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे में आ चुका है। ठीक, तो एक्वायर्ड डिजीज ये भी 2 टाइप्स का है, दैट इज इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस कहने का मतलब है ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, दैट इज इन्फेक्शियस। और यह जो डिजीज है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होता है। तो नॉन इन्फेक्शियस अगर बात करी तो यह हो जाता है मोस्ट ऑफ द कैंसर, मोस्टली कैंसर है ये क्या है, नॉन इन्फेक्शियस। ठीक, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ये भी क्या है, नॉन इन्फेक्शियस। ठीक, इसके अलावा एलर्जी, ठीक, किसी को पोलन ग्रेन से एलर्जी है, किसी को डस्ट पार्टिकल से है, किसी को गेहूं से एलर्जी होता है, वीट से एलर्जी है, ठीक, किसी को धूप से, ठंड से, ये सभी से एलर्जी है। तो एलर्जी हो गया। डिफिशियंसी डिजीज जैसे विटामिन की डिफिशियंसी है, ठीक, ABCD ये सभी की डिफिशियंसी है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हार्ट रिलेटेड डिजीज, ठीक, जैसे आपने पढ़ा होगा कोरोनरी आर्टरी डिजीज बहुत टाइप्स की है। ठीक, तो हार्ट अटैक है, कार्डियक अरेस्ट है, जो भी कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, ठीक, तो ये सभी आ जाएगा। हाइपरटेंशन है, तो ये सभी किससे, ये सभी नॉन इन्फेक्शियस होता है। लेकिन वही इन्फेक्शियस डिजीज की अगर बात किया जाए तो इन्फेक्शियस डिजीज दैट इज फर्दर कंटेजियस एंड नॉन कंटेजियस। कंटेजियस मीन्स क्या होगा, टच करने से यह डिजीज क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है। जैसे रिंग वर्म, जैसे पॉक्स, या टच करने से क्या होता है, स्प्रेड होगा, तो दैट इज कंटेजियस। बट नॉन कंटेजियस डिजीज टच करने से स्प्रेड नहीं होगा। ओके, तो यह ध्यान में रखना। और ये इसमें आएगा एड्स। ओके, तो कंटेजियस जैसे हो गया रिंग वर्म, इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से हो जाएगा, यानी कि इन्फेक्टेड पर्सन की जो भी यूटेंसिल्स है, क्लॉथ है, टॉवेल है, ये सभी को यूज करने से होगा। तो ये बोलेंगे टच से रिंग वर्म हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, ठीक। और नॉन कंटेजियस मीन्स टच करने से स्प्रेड नहीं होगा, ठीक। तो ये ध्यान में रखना है। तो ये है नॉन कंटेजियस। तो हमें एड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एड्स नॉन कंटेजियस, ओके, इन्फेक्शियस और क्या है, एक्वायर्ड डिजीज है, यह कॉन्जेनिटल डिजीज नहीं है। ओके, एंड इन्फेक्शियस यह भी बोल सकते हैं कि इन्फेक्शन जन्म से पहले भी हो सकता है, जन्म के बाद भी होगा। जन्म से पहले कौन सी कंडीशन में होगा, अगर मदर इन्फेक्टेड है तो उस कंडीशन में बच्चे भी क्या होगा, इन्फेक्टेड होगा, जो फीटस है वो भी इन्फेक्टेड होगा। तो जन्म से पहले है तो उसे बोल देंगे कॉन्जेनिटल इन्फेक्शन, यानी कि यह जन्म से ही क्या है, यह बच्चा इन्फेक्टेड है। तो इसे एड्स नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे कि क्या है, HIV पॉजिटिव है। एड्स कब बोला जाएगा, इसके इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर हो चुका है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होगा तो एड्स बोलेंगे। तो यह कहेंगे क्या कि कॉन्जेनिटल इन्फेक्शन कह सकते हैं, कॉन्जेनिटल इन्फेक्शन बोलेंगे, कॉन्जेनिटल डिजीज नहीं बोलेंगे।
ओके, क्योंकि यह इन्फेक्शन एक्वायर किया है किससे, तो मदर से। एंड आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद किस तरीके से कौन कौन सी डिजीज किस तरीके से एक्वायर किया जाएगा इस वायरस को, उसके बारे में अब भी यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। ओके, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं एक्वायर, तो किस टाइप का डिजीज है उसके बारे में पढ़ा। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ एड्स का फर्स्ट टर्म ये जो बताया हूँ एक्वायर। ओके, एक्वायर किया गया है मीन्स अभी हमने पढ़ा कॉन्जेनिटल, अगर मदर इन्फेक्टेड है तो उस कंडीशन में जो बच्चा है वो भी क्या होगा, इन्फेक्टेड होगा। कैसे, तो यह जो HIV वायरस है, HIV है, वो क्रॉस द प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे में चला गया है। ओके, एंड इस टाइप की ट्रांसमिशन को क्या बोलेंगे, वर्टिकल ट्रांसमिशन। ओके, तो दिस इज वर्टिकल ट्रांसमिशन, इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं। इसके अलावा और किस तरीक़ा से HIV बॉडी के अंदर एंट्री ले सकता है जानना जरूरी है, क्योंकि डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस, तो डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस मीन्स अज्ञानता से मत मरो। तो हमें अगर नॉलेज है कि किस तरीक़ा से बॉडी के अंदर वह वायरस बॉडी के अंदर इंटर करेगा और हमारे इम्यून सिस्टम को धजिया उड़ा देगा, पूरी तरीके से कमज़ोर कर देगा, वीक बना देगा, ठीक। तो उसी के बारे में यहाँ पे देख रहे हैं कि और कौन कौन सी तरीका है, तो बोलेंगे मदर्स मिल्क। ओके, और बताओ सीमेन और वेजाइनल सिक्रेशन एंड ब्लड, ये 4 सिक्रेशन के बारे में समझेंगे और मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मेथड ऑफ ट्रांसमिशन पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देख रहे हैं मदर्स ब्लड। ओके, बट यहाँ पे कुछ और भी टर्म लिख रहे हैं, किस चीज़ से स्प्रेड नहीं होगा, कैसे स्प्रेड नहीं होगा, तो यह बता दे रहा हूँ टच से। जब भी पढ़े ही थे कि कंटेजियस नहीं होता है टच, ठीक, या फिर कोई भी उसकी क्लॉथ को यूज करोगे, यूटेंसिल्स को यूज करोगे, तो शेयरिंग यूटेंसिल्स, उससे भी क्या होगा, एड्स यानी कि HIV बॉडी के अंदर इंटर नहीं करेगा। और सलाइवा, इसके बारे में पढ़ेंगे, सलाइवा से भी स्प्रेड हो सकता है, बट कौन सी कंडीशन में वो बताऊंगा। सलाइवा, टीयर नहीं, स्वेट पसीना नहीं, यूरिन नहीं। ओके, तो यह टच, शेयरिंग यूटेंसिल्स, सलाइवा, टीयर, स्वेट, यूरिन, यह सभी से HIV बॉडी के अंदर इंटर नहीं करेगा। तो सबसे पहले पढ़ रहे हैं मदर्स मिल्क। अगर सपोज मदर्स इन्फेक्टेड है, वह अपने बेबी को फीड कराएगी, तो मिल्क में क्या प्रेजेंट है, HIV प्रेजेंट है, वह बच्चे की बॉडी में जाएगा, मीन्स उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा, बट डाइजेस्टिव सिस्टम में चला गया तो उस कंडीशन में वह जो HIV, वह जो वायरस है, वो वहाँ पे क्या है, एसिडिक इन्वायरमेंट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है, साथ साथ बहुत सारी प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स है, लाइपेज एंजाइम्स है, ये उसे डाइजेस्ट कर देगा। तो कैसे फैल सकता है, तो यह ध्यान में रखना है कि मदर अगर इन्फेक्टेड है तो बेबी तभी इन्फेक्ट हो सकता है, कब, जब इसकी ओरल कैविटी में, मीन्स इसकी जो बकल कैविटी है या फिर इसोफेगस है, वहाँ पे अगर कट होगा और ऑलरेडी मदर्स की मिल्क में, उस मिल्क में क्या प्रेजेंट है, HIV प्रेजेंट है, तो क्या होगा, यहाँ पे ओरल कैविटी में कट है या बोलेंगे इसोफेगस में कट है, तो उस कंडीशन में ब्लड का कांटेक्ट होगा, और जब ब्लड का कांटेक्ट हो गया तो वायरस बॉडी के अंदर इंटर कर गया। ओके, तो यह ध्यान में रखना है कि क्या होना चाहिए, तो ओरल कैविटी में कट हो या फिर बोल सकते हैं बकल कैविटी या इसोफेगस में कट हो, तो उस कंडीशन में वह बच्चा इन्फेक्ट हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है सीमेन। दिस इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। ओके, यानी कि सेक्सुअल कांटेक्ट से क्या हो रहा है, 24% मेल या फीमेल वो इन्फेक्ट हो रहा है। ओके, तो सेक्सुअल कांटेक्ट से इन्फेक्ट कैसे हो सकता है, तो सेक्सुअल कांटेक्ट से इन्फेक्शन की बात किया जाए तो इसे बचने का तरीका बता दे रहा हूँ। सबसे पहले तो यूज करो कॉन्डोम, ठीक। कॉन्डोम ये 100% कह सकते हैं इफेक्टिव होता है, वो फेलियर का चांस डिपेंड करता है किस पे,
तो क्वालिटी ऑफ कॉन्डोम उस पर डिपेंड करेगा। ठीक, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को रोकने का ये तरीका है कॉन्डोम यूज करना। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर को अवॉइड करो। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे बात करें किस तरीक़ा से इन्फेक्ट होगा, सपोज मेल यहाँ पे क्या है, इन्फेक्टेड है। ठीक, मेल इन्फेक्टेड है, मेल इन्फेक्टेड है तो इसके सीमेन में क्या प्रेजेंट होगा, HIV प्रेजेंट है। फीमेल यह नॉर्मल है। ओके, तो ये बोल रहा हूँ कि जो फीमेल है यह नॉर्मल है, मीन्स हेल्दी है। तो फीमेल तभी इन्फेक्ट हो सकती है जब सीमेन इसके ब्लड की कांटेक्ट में होगा। तो सीमेन का ब्लड का कांटेक्ट होना ज़रूरी है, यानी कि फीमेल की ब्लड का कांटेक्ट होना ज़रूरी है, ऐसे नहीं हो सकता है। ओके, मीन्स फीमेल की वेजाइना में अगर किसी प्रकार का कोई कट होगा, ठीक, अगर इंजर्ड हो रखा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ब्लड का, सीमेन का ब्लड का कांटेक्ट होगा और फीमेल इन्फेक्ट हो जाएगी। ओके, तो यह ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, वेजाइनल सिक्रीशन। वेजाइनल सिक्रीशन कहाँ से आता है, तो आप पढ़े होंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, दैट इज सर्विक्स रीजन में आर्बर विटे प्रेजेंट होगा। एंड ये जो आर्बर विटे दैट इज ट्री लाइक स्ट्रक्चर, आर्बर विटे आप याद करो, और कहाँ पे प्रेजेंट होता है, पढ़े होंगे नर्वस सिस्टम, सेरेबेलम, वहाँ पे भी ट्री लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे क्या बोलते हैं, आर्बर विटे बोलेंगे। तो यहाँ पे सर्विक्स रीजन में क्या प्रेजेंट है, आर्बर विटे प्रेजेंट है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, और यह सिक्रेट करता है ग्लाइकोजन। मीन्स उस सिक्रेशन में HIV वायरस प्रेजेंट होगा। मीन्स वेजाइनल सिक्रेशन में क्या प्रेजेंट होगा, HIV प्रेजेंट होगा। ओके, तो जब फीमेल इन्फेक्टेड है, फीमेल यहाँ पे क्या है, इन्फेक्टेड है, तो मेल कैसे इन्फेक्ट हो सकता है, तो मेल तभी इन्फेक्ट होगा जब मेल का ब्लड इस वेजाइनल सिक्रेशन के कांटेक्ट में आएगा। मीन्स कह सकते हैं कि पेनिस में अगर कट होगा, पेनिस अगर इंजर्ड होगा, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ब्लड का कांटेक्ट होगा और मेल भी क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा। ओके, तो इनिशियली हमने बताया था कि होमोसेक्सुअल मेल में सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया गया था। होमोसेक्सुअल मेल मीन्स यहाँ पे यह कहेंगे कि सेम सेक्स के बीच में क्या हो रहा है, पॉपुलेशन होगा। तो जो एनल कैनाल होता है वो काफ़ी नैरो है, तो उस कंडीशन में पेनिस में कट लगना इजीली है, इजी कट लग सकता है, इंजर्ड हो सकता है। साथ साथ एनल कैनाल नैरो है तो उसमें भी क्या हो सकता है, वह भी इंजर्ड होगा। तो दोनों की ब्लड का कॉन्टेक्ट आसानी से हो जाएगा, और अगर एक भी इन्फेक्टेड होगा तो उस कंडीशन में दूसरी पार्टनर भी क्या हो जाएगा, इन्फेक्ट हो जाएगा। इसीलिए मोस्टली होमोसेक्सुअल में हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये ध्यान में रखना, क्योंकि वहाँ पे एनल कैनाल एंड पेनिस दोनों का जो इंजर्ड होने की जो चांस है ये क्या है, ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। ओके, तो यह ध्यान में रखना है। तो मदर्स मिल्क, सीमेन, वेजाइनल सिक्रेशन, ब्लड का कांटेक्ट जरूरी, बॉडी फ्लूइड का कांटेक्ट जरूरी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहे हैं ब्लड। ठीक, सपोज यहाँ पे बात करें डोनर है और क्या है, रेसिपिएंट है। इस रेसिपिएंट को क्या चाहिए, ब्लड चाहिए। ओके, तो डोनर और रेसिपिएंट, तो आपको पता होगा कि डायरेक्टली डोनर की जो ब्लड है वो डायरेक्टली रेसिपिएंट को नहीं चढ़ाएंगे। सबसे पहले जो भी डोनर्स होगा, ब्लड डोनेट कर रहा है तो इसकी ब्लड को स्क्रीनिंग किया जाएगा, इसके ब्लड को टेस्टिंग किया जाता है। ठीक, टेस्टिंग करने के बाद ही उसके बाद इसे ब्लड बैंक में रखा जाएगा। ठीक, और इस पर्सन को ऑलरेडी ब्लड बैंक में जो ब्लड रखा हुआ है, ऑलरेडी जो स्क्रीनिंग किया हुआ है, टेस्ट किया हुआ है, वही इस रिसीवर को दिया जाएगा, रिसिपिएंट को दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी ब्लड बैंक में रखा हुआ ब्लड भी इन्फेक्ट हो सकता है। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि सपोज आज HIV वायरस बॉडी के अंदर एंटर लिया है। ठीक, तो यह कहेंगे कि सपोज मान कर चल रहे हैं कि कोई पर्सन है, कोई एक्स पर्सन है, इसकी बॉडी में आज HIV एंटर लिया है। ठीक, तो अगर एक कल या परसों या 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, ठीक, या बोलेंगे कि 8-10 दिन के आसपास अगर अपने ब्लड का टेस्ट कराएगा तो HIV पॉजिटिव या नहीं होगा, HIV नेगेटिव होगा। और अगर इस ड्यूरेशन में ब्लड डोनेट कर दिया और ब्लड डोनेट किया, ब्लड बैंक वाले ब्लड की स्क्रीनिंग किया, HIV नेगेटिव होगा। ठीक, और वही ब्लड बैंक में पड़ा हुआ है। ठीक, पॉजिटिव कब होगा, तो 2 वीक से पहले तक यह नेगेटिव होगा, क्योंकि ऑलरेडी बता चुका हूँ कि HIV वायरस इसके जो मल्टीप्लिकेशन पावर है ये लेंटी वायरस सब फैमिली से बिलोंग करता है। मीन्स स्लो एक्टिंग है, स्लो मल्टीप्लाइंग है,
तो हमारे इम्यून सिस्टम है उसे रिकॉग्नाइज करने में, पहचानने में टाइम लगाएगा। मीन्स एंटीबॉडी की जो प्रोडक्शन होगी उसके बनने में टाइम लगता है, ठीक। तो जिसके कारण जो टेस्ट होगा, आगे पढ़ेंगे एलिजा टेस्ट, इसके अलावा वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ठीक। तो इस सभी टेस्ट में ये फेल हो जाएगा, इसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। तो 2 वीक से पहले अगर वह ब्लड को डोनेट किया है तो उस कंडीशन में है तो HIV पॉजिटिव, लेकिन रिजल्ट कैसा आएगा, HIV नेगेटिव। और वही ब्लड अगर ब्लड बैंक में रखा हुआ है, कोई हेल्दी पर्सन को ट्रांसफ़र किया गया उस ब्लड को, तो उस कंडीशन में वह HIV पॉजिटिव हो सकता है, ओके। इसके अलावा ब्लड इन्फेक्टेड ब्लड किस तरीके से दूसरे की बॉडी में जा सकता है। तो देखो से सपोज यह ब्लड इन्फेक्टेड है तो आपको पता होगा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, अगर जो भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है इससे पहले कोई वैसे पर्सन का सर्जरी किया है वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, इस इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से वॉश नहीं किया, स्टरलाइज नहीं किया, तो नेक्स्ट पर्सन इन्फेक्ट हो सकता है, ओके। तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है। सेविंग, जब भी सेविंग कराते हैं तो हर बार ब्लड जो भी ये ब्लेड होगा उसे चेंज कराना होता है, ये न्यू ब्लेड को यूज करेगा, क्योंकि अगर इससे पहले वाली पर्सन इन्फेक्टेड होगा तो उस कंडीशन में नेक्स्ट पर्सन का इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा है। अगर सेम ब्लेड को यूज किया गया है और वो भी पहले वाली पर्सन में अगर कट लगा होगा तो उस कंडीशन में थोड़ा सा भी अगर ब्लड काफ़ी माइक्रोस्कोपिक अमाउंट में भी कर सकते हैं कि काफ़ी स्मॉल अमाउंट में भी वह ब्लड होगा, तो उस कंडीशन में नेक्स्ट पर्सन को मे भी अगर वह कट लग गया सेम ब्लड से तो इन्फेक्ट हो जाएगा, ओके। तो सेविंग, इसके अलावा बताओ ये कहेंगे टैटू, ठीक। जो टैटू अगर स्टैंडर्ड जगह पे टैटू बनाते हैं तो हर बार अपनी जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसे स्टरलाइज करेगा, लेकिन अगर कोई गांव है, कोई नुक्कड़ जगह पे कोई दशहरा मेला लगा हुआ है वहाँ पे अगर कराओगे तो सेम इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहा है, ठीक। तो उस कंडीशन में आपको पता होना चाहिए कि जो टैटू होगा वो ब्लड को कॉन्टेक्ट करता है, ठीक। तो जब ब्लड का कॉन्टेक्ट हो रहा है टैटू में तो उस कंडीशन में अगर इससे पहले वाली पर्सन इन्फेक्टेड होगा तो आगे आने वाली सारे पर्सन क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा, ओके। तो ये ध्यान में रखना है। तो शेविंग हो गया, टैटू हो गया, ठीक। इसके अलावा इंट्रावेनस ड्रग एब्यूजर्स, ओके। जो ड्रग एब्यूजर होता है तो अगर उसमें से कोई भी एक पर्सन अगर इन्फेक्टेड है तो सारे के सारे जो ग्रुप है वह इन्फेक्ट हो सकता है, क्योंकि सेम सिरिंज को, सेम निडल को वो क्या कर रहा है, यूज कर रहा है किसे, तो ड्रग्स को इंजेक्ट करने के लिए। तो इंट्रावेनस ड्रग एब्यूजर, डेंटिस्ट, अगर अच्छे जगह पे, स्टैंडर्ड जगह पे, एक अच्छे हॉस्पिटल में जाते हो, क्लिनिक में जाते हो, तो उस कंडीशन में उसके पास जो भी इंस्ट्रूमेंट है, ठीक, तो उसे तो अच्छी तरीके से स्टरलाइज करेगा। लेकिन मानकर चलो कि आप कोई उसी तरीक़े से नुक्कड़ है या कहीं पे कोई रोड के किनारे नॉर्मली ऐसे ही बैठकर दांत को चेक करता है, तो उस कंडीशन में सेम इंस्ट्रूमेंट को वो हर पर्सन को उसी को यूज कर रहा है बिना किसी प्रकार का स्टरलाइज किए हुए, तो जो पहले वाली पर्सन इन्फेक्टेड होगा तो नेक्स्ट जो भी पर्सन होगा वह भी इन्फेक्टेड हो जाएगा अगर ब्लड का कांटेक्ट हुआ है तो, ओके। तो यह सभी रीजन है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, शेविंग, टैटू, ड्रग एब्यूजर, इंट्रावेनसली ड्रग एब्यूजर, डेंटिस्ट, ठीक। मदर इन्फेक्टेड तो बच्चे भी इन्फेक्टेड होगा, मदर्स मिल्क, सीमेन यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, तो सीमेन, वेजाइनल सिक्रेशन और ब्लड। तो यह सभी हमने देखा मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मेथड ऑफ ट्रांसमिशन, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं कौन सी मेथड से ट्रांसमिट नहीं होगा, टच करने से, क्योंकि कंटेजियस है नहीं, ओके। क्योंकि ब्लड का कांटेक्ट होगा तब भी क्या हो सकता है, दूसरे की बॉडी में जाएगा। शेयरिंग यूटेंसिल्स नहीं होगा, टीयर्स नहीं, स्वेट नहीं, यूरिन नहीं, ये सभी में क्या प्रेजेंट नहीं होगा, तो नॉर्मली इसके थ्रू होता ही नहीं है, ठीक। इसके थ्रू इन्फेक्शन नहीं होगा। लेकिन सलाइवा की बात क्यों किया जा रहा है, यह ध्यान में रखना, जब डीप ओपन माउथ किस हुआ है, किसिंग, तो इस कंडीशन में क्या होगा, या हो सकता है कि सलाइवा का यहाँ पे एक्सचेंज हुआ है, तो सलाइवा का एक्सचेंज से नहीं होता है। अगर सपोज दोनों पार्टनर में कोई एक पार्टनर भी क्या है HIV पॉजिटिव है, तो उस कंडीशन में दोनों की जो बकल कैविटी है वहाँ पे कट लगा हुआ है, यानी कि ब्लीडिंग गम है, ठीक। तो ब्लीडिंग गम है यानी कि जो गम है वहाँ से ब्लड निकल रहा है, तो उस कंडीशन में अगर दोनों पार्टनर में ब्लीडिंग गम है या कट लगा हुआ है तो उस कंडीशन में ड्यूरिंग द एक्सचेंज ऑफ सलाइवा,
यानी कि ड्यूरिंग किसिंग टाइम यह हो सकता है कि ब्लड का कांटेक्ट हो जाए। तो कोई भी अगर एक इन्फेक्टेड है तो सेकंड पार्टनर भी क्या हो जाएगा, इन्फेक्ट हो जाएगा। ओके, तो यह सभी रीजन है। तो अगर हमें रीजन पता है तो ये सभी को क्या करोगे, अवॉइड करोगे, अच्छे डेंटिस्ट के पास जाओगे, ठीक, ड्रग एब्यूज से बचोगे, टैटू, ठीक, कहीं पे भी टैटू नहीं अब बना लोगे, शेविंग, ठीक, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये जब हमें पता है इस तरीक़ा से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कौन सी कंडीशन में है तो कॉन्डोम यूज करो, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनरों को अवॉइड करो, ठीक। तो ये सभी कंडीशन हमें पता है, अगर हमें ज्ञान है तो हम अज्ञानता से नहीं मरेंगे। डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस, तो एनसीईआरटी में टर्म यूज किया है, डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मीन्स अज्ञानता से मत मरो, क्योंकि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ओके, तो इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो उस कंडीशन में हमें रीजन पता है कि कौन सी कंडीशन में ट्रांसमिट हो सकता है, एक से दूसरे में इन्फेक्ट हो सकता है, इन्फेक्शन का रीजन है, तो आप इसे अवॉइड करोगे। तो यह पढ़े थे मेथड ऑफ ट्रांसमिशन। ओके, नेक्स्ट है इम्यूनोडेफिशिएंसी। तो इम्यूनोडेफिशिएंसी के बारे में पढ़ते हैं। एक्वायर हो चुका है, तो देखिए इम्यूनो डिफिशियंसी, तो देखिए जिस तरीक़ा से एक डिजीज बताए थे कि 2 टाइप्स का होता है, एक है कॉन्जेनिटल डिजीज जो जन्म से है, जेनेटिकल डिसऑर्डर, और एक एक्वायर है। सेम यहाँ पे भी होगा, इम्यूनो डिफिशियंसी एक आपका क्या है, जन्म से है। ओके, कॉन्जेनिटल है, तो कॉन्जेनिटल इम्यूनो डिफिशियंसी है, इसे बोलेंगे प्राइमरी इम्यूनो डिफिशियंसी। ओके, प्राइमरी इम्यूनो डिफिशियंसी जो जन्म से है, कॉन्जेनिटल है, और एक होगा सेकेंडरी इम्यूनो डिफिशियंसी, ठीक, जो किसके कारण हुआ है, एक्वायर के कारण हुआ है। कोई HIV वायरस बॉडी के अंदर इंटर किया है, कोविड-19 इंटर किया है, हेपेटाइटिस B इंटर किया है, कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ है, या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ है। तो उस कंडीशन में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स, कैंसर ट्रीटमेंट में रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी। तो रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी के कारण बोन मैरो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है टुवर्ड्स रेडिएशन, टुवर्ड्स की ड्रग्स। तो उस कंडीशन में ब्लड का बनना कम हो जाता है, HIV, हेपेटाइटिस B, कोविड-19। तो वह एक्वायर है। यहाँ पे बोल रहे हैं प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी। तो प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी की अगर बात किया जाए, ये क्या है, जन्म से ही इसकी जो इम्यून सिस्टम है, बच्चे की इम्यून सिस्टम क्या है, कमज़ोर पड़ा हुआ है, ठीक। रीजन क्या है, तो यह कॉन्जेनिटल, या बोल रहे हैं कि बाई बर्थ जन्म से इसकी इम्यून सिस्टम कमज़ोर है। और आप बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ोगे स्किड के बारे में, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज। ओके, तो सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज। ओके, कंबाइंड सीवियर कहने का मतलब क्या है कि इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, बहुत गंभीर स्थिति में वह पर्सन है, वह बच्चा है, ठीक। कंबाइंड मीन्स दोनों टाइप्स की इम्यूनिटी, दैट इज CMI, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, एंड एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी या ह्यूमोरल इम्यूनिटी। दोनों टाइप्स की इम्यूनिटी क्या हो चुका है, कमज़ोर हो चुका है, वीक हो चुका है। रीजन क्या है, रीजन है कि CMI दैट इज T lymphocytes which is responsible for cell mediated immunity, B lymphocytes that is responsible for एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी या ह्यूमोरल इम्यूनिटी। बट यहाँ पे T lymphocytes एंड B lymphocytes दोनों क्या है, इमेच्योर है। ओके, T lymphocytes एंड B lymphocytes दोनों इमेच्योर है। अब इमेच्योर T lymphocytes एंड B lymphocytes दोनों इमेच्योर है, बट इमेच्योर क्यों है, नॉन फंक्शनल क्यों है, ठीक। ये बैक्टीरिया को या बॉडी के अंदर जो भी फॉरेन एंटीजन सेंटर कर रहा है तो उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। T मेमोरी सेल्स, B मेमोरी सेल्स, प्लाज्मा सेल्स, एंटीबॉडी या जो भी दूसरी टाइप्स की सेल है, T की बहुत सारे टाइप्स की सेल है, वो नहीं बन पा रहा है, ठीक। तो ये इमेच्योर है, ये नॉन फंक्शनल है। रीजन क्या है, अदा जीन, या बोलेंगे अदा इंजाइम्स, अदा एडेनोसिन डी अमीनेज इंजाइम्स। तो
एडिनोसिन डीएमिनेज enzymes that is responsible for the maturation of T lymphocytes and B lymphocytes, but adenosine deaminase enzymes नहीं बन रहा है। रीजन, क्योंकि इसे बनाने वाली जो जीन है, कौन सी जीन, अदा जीन, वो क्या है, नॉन फंक्शनल है, उसमें एरर है, न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस चेंज हो गया है। तो उस कंडीशन में अदा जीन ही डिफेक्टेड है, तो उस कंडीशन में अदा इंजाइम्स एडिनोसिन डीएमिनेज इंजाइम्स डिफेक्टेड है, तो एडिनोसिन डीएमिनेज इंजाइम्स बन नहीं रहा है। और जब एडिनोसिन डीएमिनेज इंजाइम्स नहीं है तो टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स क्या रहेगा, इमेच्योर ही रहा, जिसके कारण दोनों टाइप्स की इम्यूनिटी क्या हो जाएगा, कॉम्प्रोमाइज्ड है, दोनों टाइप्स की इम्यूनिटी क्या है, वीक है। ओके, इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज। ठीक, ये पूरा बायोटेक में पढ़ोगे, इसका ट्रीटमेंट भी बायोटेक में पढ़ोगे। नेक्स्ट है सेकेंडरी इम्यूनोडिफिशियंसी, ये तो जन्म से था, जेनेटिकल डिसऑर्डर। ओके, बट यहाँ पे क्या है, एक्वायर किया है, कोई वायरस बॉडी के अंदर एंटर किया है। ओके, कोई वायरस बॉडी के अंदर एंटर किया है, HIV, हेपेटाइटिस बी वायरस, कोविड-19 वायरस, ठीक, या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। जब भी आप ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करोगे तो इम्यून सिस्टम उसे रिजेक्ट कर देगा, अगर वो मोनोजाइगोटिक ट्विंस का ऑर्गन्स नहीं है तो, एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक ट्विंस, किसी का भी ऑर्गन्स बॉडी के अंदर अगर ग्राफ्ट किया गया है तो उस कंडीशन में पूरी लाइफ टाइम उसे इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स दिया जाएगा। ओके, एंड दिस इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्राइकोडर्मा पोलिएस्पोरम, एक फंगस है, और उस ड्रग्स का नाम है साइक्लोस्पोरिन। तो साइक्लोस्पोरिन एलोंग विद कोर्टिसोल्स के साथ इसे क्या दिया जाएगा, पूरी लाइफ टाइम दिया जाएगा, जिसके कारण इम्यून सिस्टम इसका क्या रहेगा, कमज़ोर रहेगा, इन्फेक्शन का चांस भी ज़्यादा है, इसलिए इसे प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रहना होगा। कैंसर ट्रीटमेंट का आप साइड इफेक्ट जानते होगे, हेयर फॉल, एनीमिया। तो एनीमिया क्यों हो रहा है, क्योंकि रेडिएशन यानी कि जो हेयर फॉलिकल्स है और बोन मैरो, ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है टुवर्ड्स रेडिएशन। ठीक, एंड लीस्ट सेंसिटिव ऑर्गन दैट इज द नर्वस सिस्टम, वो सबसे लीस्ट सेंसिटिव है। अगर नर्वस सिस्टम ज़्यादा सेंसिटिव होता है रेडिएशन को लेकर तो उस कंडीशन में क्या होगा, पर्सन पैरालाइज्ड हो जाता। ठीक, बट यहाँ पे क्या है, कैंसर की जो ट्रीटमेंट कराया जाता है तो कैंसर ट्रीटमेंट में भी इम्यून सिस्टम क्या है, कमज़ोर हो गया, क्योंकि बोन मैरो क्या हो रहा है, इन बोन मैरो सेंसिटिव है, और रेड बोन मैरो का काम क्या है, ब्लड बनाने का काम करेगा, मीन्स WBC बनाने का काम करेगा, और WBC ही नहीं है, कम है, तो उस कंडीशन में इम्यून सिस्टम क्या रहेगा, वीक रहेगा। तो ये बताए थे कि एड्स, प्राइमरी इम्यूनोडिफिशियंसी, सेकेंडरी इम्यूनोडिफिशियंसी एंड एड्स इस कैटेगरी में आ रहा है। ओके, सेकेंडरी इम्यूनोडिफिशियंसी मीन्स यह जो इम्यून सिस्टम जो कमज़ोर हुआ है, ये जन्म से नहीं था, एक वायर है। ठीक, तो अब यहाँ पे बात करेंगे, इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया है तो उसका रिजल्ट क्या है, उसका रिजल्ट यहाँ पे देख रहे हैं। नेक्स्ट है सिंड्रोम दैट इज ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। तो नेक्स्ट यहाँ पे है सिंड्रोम मीन्स ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। ओके, तो सिंड्रोम दैट इज द ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। अब सिम्टम्स कब आना स्टार्ट होगा ये भी बता रहा हूँ। तो जैसे अगर बात करें कि HIV एंट्री, जो HIV वायरस है बॉडी के अंदर अगर आज एंट्री लिया है तो एंट्री ऑफ पैथोजेंस, एंट्री ऑफ HIV अगर आज एंट्री लिया है तो NCERT के अकॉर्डिंग 5 से 10 साल बाद क्या आएगा, सिम्टम्स आना स्टार्ट होगा। उससे पहले वह जो पर्सन है उसमें कोई सिम्टम्स नहीं है तो बोल देंगे एसिम्प्टोमेटिक फेज। ठीक, दिस इज एसिम्प्टोमेटिक फेज। ए मीन्स एब्सेंट, सिम्टम्स यानी कि लक्षण। यहाँ पे एड्स रिलेटेड सिम्टम्स नहीं देखने को मिल रहा है तो बोलेंगे एसिम्प्टोमेटिक फेज। एंड अब सिम्टम्स आना स्टार्ट हुआ। सिम्टम्स आना क्यों स्टार्ट हुआ है वह देख रहे हैं। मेनली हमें यह ध्यान में रखना है कि वायरस जब बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि HIV का जब स्ट्रक्चर पढ़ूंगा तो वो बताऊंगा कि उसकी सरफेस पे प्रेजेंट होता है ग्लाइकोप्रोटीन 120 GP120 और इसका रिसेप्टर प्रेजेंट होता है दैट इज ऑन मैक्रोफेज एंड T हेल्पर सेल्स। यानी कि मैक्रोफेज एंड T हेल्पर सेल्स उसे इन्वाइट कर रहा है हमारे अंदर आओ।
ठीक। एंड मैक्रोफेज की अगर बात करेंगे, मैक्रोफेज का नाम ही मैक्रो मीन्स लार्ज, सेल क्या होता है, लार्ज होगा, ठीक। एंड वहाँ से मैक्रोफेज एक HIV फैक्टर की तरह काम करेगा, मीन्स HIV को कंटिन्यू बना रहा है और उसी की सेल मेम्ब्रेन्स की जो लिपिड बाइलेयर है उसे लेकर निकल भी रहा है और अपने आप को वापस से रिपेयर भी कर रहा है, ठीक। तो जो मैक्रोफेज है वह HIV फैक्टर की तरह काम करेगा क्योंकि इसके पास रिपेयर की प्रॉपर्टी है, खुद को रिपेयरिंग करने की प्रॉपर्टी है, तो उस कंडीशन में यह डैमेज नहीं होगा, ठीक, ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा, ठीक। तो ये ध्यान, लेकिन जो टी हेल्पर सेल है उसका साइज है स्मॉल, उसकी रिपेयर की प्रॉपर्टी नहीं है, तो टी हेल्पर सेल्स का काउंट कंटिन्यू धीरे धीरे क्या होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। तो अगर हम WBC काउंट की अगर बात करेंगे तो जो WBC है यानी कि कितना होता है, तो 6000 to 8000 पर mm³ ऑफ ब्लड पर क्यूबिक मिलीमीटर, ठीक। तो पर क्यूबिक मिलीमीटर बोल रहे हैं तो 6000 to 8000 पर mm³ ऑफ ब्लड। आपने पढ़ा होगा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, RBC का काउंट 50 से 55 लाख, ओके, 4.5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर बोल रहे हैं। उसी तरीके से प्लेटलेट्स का काउंट कितना होगा, 1.5 से 3.5, 1.5 to 3। एंड WBC का काउंट कितना है, तो 6000 to 8000 पर mm³ ऑफ ब्लड। एंड इसमें सभी आ जाएगा, न्यूट्रोफिल्स भी है, बेसोफिल्स भी है, एसिडोफिल्स भी है, ठीक, लिम्फोसाइट्स है, टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स है, मैक्रोफेज है, मोनोसाइट्स है, ये सभी है। तो इसमें अगर बात किया जाए तो टोटल WBC की काउंट है 6000 to 8000 पर mm³ ऑफ ब्लड। इसमें टी हेल्पर सेल्स का काउंट कितना है, तो 900 पर mm³ ऑफ ब्लड, 900 है। अब HIV के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं कि HIV अपना मल्टीप्लिकेशन मैक्रोफेज में करेगा और टी हेल्पर सेल्स में करेगा, क्योंकि उसका रिसेप्टर टी हेल्पर सेल्स पे प्रेजेंट होता है, मैक्रोफेज पे प्रेजेंट होगा। मैक्रोफेज के पास रिपेयरिंग की प्रॉपर्टी है, तो अपने आप को क्या कर लेगा, डैमेज होने से प्रिवेंट करेगा। बट इसके पास रिपेयरिंग की प्रॉपर्टी नहीं है, तो कंटिन्यूसली टी हेल्पर सेल्स का काउंट क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। एंड फाइनली इसका काउंट जब 200 के आसपास में हो गया टी हेल्पर सेल्स का काउंट, तो अब यहाँ पे सिम्टम्स आना स्टार्ट होगा, ओके। एंड जो इनिशियल सिम्टम्स होगा, ये बात करेंगे कि इनिशियल सिम्टम्स होगा वह क्या है, माइल्ड सिम्टम्स है, ठीक। इनिशियल सिम्टम्स है वो कैसा है, ये बोलेंगे कि माइल्ड सिम्टम्स है। माइल्ड सिम्टम्स यानी कि एड्स रिलेटेड सिम्टम्स होगा, जैसे बोट ऑफ फीवर। बोट ऑफ फीवर कहने का मतलब कि फीवर में हमें क्या देखने को मिलेगा, उतार चढ़ाव। क्रोनिक डायरिया, ठीक, यानी कि डायरिया लंबे टाइम तक वे दस्त वाली कंडीशन होगा, क्रोनिक डायरिया। इसके अलावा वेट लॉस, आदमी काफ़ी ज़्यादा दुबला पतला हो जाएगा, ठीक। तो बोल रहे वेट लॉस, वो दुबला पतला हो जाएगा, काफ़ी बॉडी उसका लीन एंड थिन हो जाएगा, ठीक। इसीलिए एड्स का अनदर नेम स्लिम डिजीज भी बोला जाता है। तो वेट लॉस के कारण एड्स को क्या बोल रहे हैं, स्लिम डिजीज, ओके। वह हार्ड मांस का कह सकते हैं पुतला हो गया। तो वेट लॉस 50% केस में नाइट के टाइम क्या होगा, स्वेटिंग होगा, तो बोल रहे हैं पसीना आएगा, स्वेटिंग 50% केस, इन 50% केस, ठीक। इसके अलावा और बताओ, लिम्फ नोड क्या हो जाएगा, लिम्फ नोड फूल जाएगा, स्वेलिंग होगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, तो स्वेलिंग इन लिम्फ नोड, ठीक। प्रोलॉन्ग्ड कफिंग या परसिस्टेंट कफिंग, ठीक, तो खांसी हमेशा रहेगा, तो बोल रहे हैं प्रोलॉन्ग्ड कफिंग। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगा, ठीक। तो ये बोल रहे हैं कि लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगा। तो ये सभी इनिशियल सिम्टम्स है और ये माइल्ड सिम्टम्स है, एड्स रिलेटेड सिम्टम्स है। लेकिन जब टी हेल्पर सेल्स का काउंट 200 से भी कम हो गया, तो अब आएगा फुल ब्लोन एड्स मीन्स अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, ठीक। अभी अवसर दिखेगा, अवसर मिल गया, वह बैक्टीरिया, वह वायरस, वह प्रोटोजोवंस, ठीक, फंगस, जो नॉर्मली हमारी जो इम्यून सिस्टम था उसे यूँ ही किल कर देता था, बट अब ऐसा नहीं होगा।
अब हो रहा है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन बैक्टीरिया का अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होगा, फंगस का होगा, वायरस है, और क्या है, प्रोटोजोआ है। तो अगर बैक्टीरिया की बात किया जाए तो वह देख रहा हूँ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में यहाँ पे हमें ध्यान रखना है माइकोबैक्टीरियम एवियम, माइकोबैक्टीरियम एवियन। ठीक, यह नॉर्मली किस में डिजीज कॉज कर रहा था, टीबी कॉज कर रहा था, ट्यूबरकुलोसिस बर्ड्स में, बट ह्यूमन में क्या आ गया, टीबी आ गया। टीबी कॉज किया जा रहा है माइकोबैक्टीरियम एवियन। इसके अलावा माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस टीबी, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, लेप्री के बारे में पढ़े ही होंगे, लेप्रोसी कुष्ठ रोग। ठीक, स्किन क्या होने लगता है, सड़ सड़ कर गिरने लगेगा, तो कुष्ठ रोग। तो ये बैक्टीरिया का, इन बैक्टीरिया के अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। ठीक, फंगस की अगर बात किया जाए, ठीक, तो फंगस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो वह होता है दैट इज न्यूमोसिस्टिक निमोनिया। तो न्यूमोसिस्टिक कारिनी निमोनिया, न्यूमोसिस्टिक कारिनी निमोनिया, यह एक फंगस है और ये क्या कॉज कर रहा है, निमोनिया। ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ह्यूमन में निमोनिया बैक्टीरिया के कारण होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, डिप्लोकोकस निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा उसके कारण होता है, बट यहाँ पे एक फंगस के कारण निमोनिया हो रहा है। ओके, दैट इज अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। इसके अलावा है कैंडिडा अल्बिकन्स, कैंडिडा एल्बिकन्स। एंड यह जो कैंडिडा अल्बिकन्स है यह क्या कॉज करता है, कैंडिडा अल्बिकन्स बताओ, अल्सर यानी कि छाला इन माउथ एंड इसोफेगस। ओके, तो यह कर सकते हैं अल्सर इन माउथ एंड इसोफेगस, वाइट कलर का छाला। ओके, तो बैक्टीरिया, फंगस, नेक्स्ट वायरस। तो वायरस यहाँ पे है, यहीं पे लिख दे रहा हूँ। तो वायरस की अगर बात किया जाए तो वह है हर्पीज वायरस, एंड यह कॉज करता है कापोसी सार्कोमा। कापोसी सार्कोमा यह क्या है, एक प्रकार का स्किन कैंसर है। ठीक, तो हर्पीज वायरस एंड प्रोटोजोआ यहाँ पे है, दैट इज टोक्सोप्लाज्मा। ठीक, एंड ये जो प्रोटोजोआ है नॉर्मली कैट में डिजीज कॉज कर रहा है, बट ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, इसे अपॉर्चुनिटी मिल गया, ह्यूमन की बॉडी को इन्फेक्ट कर रहा है, एंड यह कॉज करेगा एनसेफेलाइटिस। इनसेफेलाइटिस, आइटिस मीन्स ब्रेन और आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन और इनसेफेलोन मीन्स ब्रेन। ओके, तो ब्रेन को इन्फेक्ट कर रहा है, न्यूरॉन्स को इन्फेक्ट कर रहा है, तो यह ध्यान में रखना है। तो इंसेफेलाइटिस, तो यह फुल ब्लोन एड्स एंड दिस इज सिम्टोमेटिक फेज। तो यह बोल रहे हैं कि कौन सी फेज है, तो यह हो जाता है सिम्टोमेटिक फेज है, सिम्टोमेटिक फेज है। ठीक, एंड दिस इज एसिम्टोमेटिक फेज, यहाँ पे कोई भी सिम्टम्स नहीं है। तो अब यहाँ पे दो टर्म आप पढ़े होंगे, एक होता है विंडो पीरियड और एक होगा इंक्यूबेशन पीरियड। तो यह ध्यान में रखना, विंडो पीरियड और क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड। इनडायरेक्टली रूप से आपको ऑलरेडी बता भी चुके हैं कि विंडो पीरियड क्या है और इंक्यूबेशन पीरियड क्या है। इंक्यूबेशन पीरियड कहने का मतलब कि जब फर्स्ट सिम्टम्स आना स्टार्ट हुआ, ओके, तो दैट इज इंक्यूबेशन पीरियड। और इंक्यूबेशन पीरियड 5 to 10 ईयर्स। सिम्टम्स आना स्टार्ट होगा कब, तो सिम्टोमेटिक फेज बताएं 5 to 10 ईयर्स, तो दिस इज इंक्यूबेशन पीरियड। विंडो पीरियड या इसे बोलेंगे लैब टेस्ट। ठीक, क्लिनिकली यहाँ पे क्या किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा कि वह वायरस बॉडी में प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक, एंटीबॉडी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। एंटीबॉडी पता ही है हमेशा स्पेसिफिक होगा, ठीक, एंटीजेंस के अगेंस्ट में बनेगा, तो वह एंटीबॉडी बॉडी में प्रेजेंट है या नहीं है। तो HIV अगर आज इंटर किया है तो उस कंडीशन में बोलेंगे 5 साल के बाद
सिम्टम्स देखने को मिलेगा। मीन्स इसकी इंक्यूबेशन पीरियड 5 साल भी हो सकता है, मिनिमम 5 साल बोलेंगे। एनसीईआरटी ऐसे तो 2 साल से ही स्टार्ट हो जाएगा, बट एनसीईआरटी में 5 to 10 ईयर्स है। तो ये ध्यान रखना 5 to 10 ईयर्स क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड है, ठीक। और विंडो पीरियड क्या होगा, विंडो पीरियड कहने का मतलब है कि ये बोलेंगे कि जब लैब टेस्ट कराएं, क्लिनिकली टेस्ट कराएं, तो कब पॉजिटिव आ सकता है। तो 2 वीक से पहले, ये बोलेंगे कि 2 वीक से पहले अगर आप टेस्ट कराते हो तो उस कंडीशन में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो बोलेंगे 2 to 12 वीक, यह क्या है, विंडो पीरियड है, ओके। एंड यहाँ पे डायग्नोसिस कराया जाएगा, दैट इज एलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे एंड वेस्टर्न ब्लोटिंग, ओके। तो एलाइजा एंड वेस्टर्न ब्लोटिंग के बारे में आपने पढ़ा होगा बायोटेक में, नॉर्दर्न ब्लोटिंग, साउदर्न ब्लोटिंग, वेस्टर्न ब्लोटिंग, ईस्टर्न ब्लोटिंग, ओके। तो नॉर्दर्न ब्लोटिंग, साउदर्न पता ही है डीएनए के लिए, नॉर्दर्न आरएनए को डिटेक्ट किया जाएगा, स्पेसिफिक आरएनए को डिटेक्ट किया जाएगा। वेस्टर्न एंड ईस्टर्न ये प्रोटीन के लिए स्पेशली है, ठीक। तो देखिए अगर यहाँ पे बात करेंगे विंडो पीरियड, या बोल रहे हैं एलाइजा टेस्ट कराया जाएगा, तो 2 वीक से पहले अगर टेस्ट हो तो पर्सन क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। 2 वीक के बाद यानी कि 14-15 दिन के बाद बॉडी के अंदर धीरे धीरे एंटीबॉडी का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक। तो एलाइजा कराने पे यह हो सकता है कि नेगेटिव भी आ सकता है, तो उससे कन्फर्मेशन के लिए वेस्टर्न ब्लोटिंग किया जाएगा। और वेस्टर्न ब्लोटिंग दैट इज़ द कन्फर्मेटरी टेस्ट है, दिस इज़ द कन्फर्मेटरी टेस्ट। तो वेस्टर्न ब्लोटिंग दैट इज़ द कन्फर्मेटरी टेस्ट। एंड एलाइजा ये भी अगर 5 महीना, 6 महीना, 2 महीना, 4-5 महीने के बाद अगर कराया जाए तो एलाइजा भी एक कन्फर्मेटरी टेस्ट देगा, लेकिन इनिशियली एंटीबॉडी के कंसंट्रेशन कम होने के कारण ये एलाइजा में नेगेटिव आ सकता है, बट वेस्टर्न ब्लोटिंग क्या देगा, एक कन्फर्मेटरी टेस्ट देगा। समझ में? तो यह हमें ध्यान में रखना है कि एंटीबॉडी का यानी कि इनिशियली हमारा जो बॉडी इम्यून सिस्टम है वह वायरस को पहचानने में टाइम लगाता है, क्योंकि वह जो बता चुके हैं कि लेंटी वायरस सब फैमिली से बिलोंग करता है एंड वह स्लो एक्टिंग वायरस है, यानी कि स्लो मल्टीप्लाइंग वायरस है। तो इम्यून सिस्टम को टाइम लगेगा रिकॉग्नाइज करने में और उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाने में। तो एंटीबॉडी का कंसंट्रेशन बहुत कम होगा, ठीक, लेकिन कुछ टाइम के बाद, कुछ वीक के बाद एंटीबॉडी का कंसंट्रेशन ठीक ठाक हो जाएगा, ठीक। तो इनिशियली एलाइजा फेल हो सकता है, लेकिन वेस्टर्न ब्लोटिंग नहीं, ओके। तो ये ध्यान में रखना है कि डायग्नोसिस किसके द्वारा किया जाएगा, तो एलाइजा हो गया और वेस्टर्न ब्लोटिंग हो गया। इतना बस समझ में आ गया। विंडो पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड सिम्टम्स, फर्स्ट सिम्टम्स अपीयर्स, और विंडो पीरियड फर्स्ट यानी कि वो इन्फेक्ट है या नहीं है वह पता करने के लिए है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे पढ़ेंगे दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ HIV, ओके। तो स्ट्रक्चर ऑफ HIV के बारे में नेक्स्ट स्टडी करेंगे।